फिर ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग में क्या है, ग्रेड 1, 2A और 2B और ग्रेड 3। ठीक है, ग्रेडिंग यहाँ पे दी है या नहीं, यहाँ पे 2A दिया है, एक मिनट। ये पहले नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन के नीचे दी गई है ना। अच्छा, ये यहाँ पे ग्रेडिंग है, ठीक है। अच्छा, ग्रेडिंग ग्रेड 1 या क्लास 1 में क्या होगी, क्लास 1 में कोई सेंसरी इंपेयरमेंट नहीं मिलेगी, कोई मोटर इंपेयरमेंट आपको नहीं मिलेगी। जस्ट डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे और वीनस आर्टीरियल और वीनस अल्ट्रासाउंड जब हम करेंगे आपको साउंड मिलेगी, ठीक है, ऑडिबल, मतलब कि ये साउंड आपको मिलेगी। मतलब देयर इज नो रिस्पेक्टिव, कोई ऐसी चीज नहीं है क्लास 1 में, और ट्रीटमेंट की भी कोई जरूरत नहीं है। और क्लास 2A में मिनिमल सेंसरी लॉस होगी, ठीक है। देखिए इन्होंने लिखा है मिनिमल इन द टोज और नन, ठीक है। या मिनिमल सेंसरी लॉस होगी या बिल्कुल नहीं होगी, और मोटर इंपेयरमेंट नहीं होगी। और आर्टीरियल की जब हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे अक्सर इनऑडिबल होते हैं, ठीक है, यानी जो साउंड होती है ना, आर्टरी की जो साउंड होती है जिसको हम ब्रूट या थ्रिल वगैरह बोलते हैं, वो हमारे साथ क्या होगी, ऑफन इनऑडिबल होगी। मेन जो चीजें है आपके पास वो है सेंसरी और मोटर इम्पेयरमेंट के बारे में, और दूसरा पल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर पल्स है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्लास 2B में क्या है, क्लास 2B में माइल्ड टू मॉडरेट इम्पेयरमेंट होती है मोटर की, ठीक है, और सेंसरी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। और क्लास 3 में बिल्कुल और क्लास 3 में बिल्कुल एनेस्थेटिक हो जाता है पेशेंट, और सेंसरी इंपेयरमेंट कंप्लीटली हो जाती है, और मोटर में भी या पैरालिटिक बन जाता है या बिल्कुल अराइजल बन जाता है, और साउंड दोनों में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये ग्रेडिंग है बस क्लास 2B और क्लास 2A, क्लास 2B, क्लास 3A। ये जरूरी है, और इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि अब ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे और या इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर 2A है, ठीक है, 2A में हमने पढ़ा, ये देखिए 2A में हमने पढ़ा कि मिनिमल सेंसरी लॉस होगी और मोटर इम्पेयरमेंट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। 2A अगर आपके पास है तो हम क्या करेंगे, ट्रीट इफ काज बाय एम्बोलिज्म, ठीक है। फॉर गेट कैथेटर, यानी कैथेटर से हम एम्बोलिज्म को रिमूव करेंगे। देखिए जो एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया है ना, इसकी जो मेन काज है ना एम्बोलिज्म होती है ना, जब क्लॉट बन जाती है, ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज करती है, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है कि हम उस एम्बुलेंस। कामरान, जी जी। यार उन स्टूडेंट को ऐड कर दो। जी। स्टूडेंट्स को ऐड कर दो। अच्छा, ग्रेड 2A में क्या होगी, ट्रीट इफ काज बाय एम्बोलिज्म, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अगर एम्बोलिज्म काज है तो हम एम्बोलिज्म को ट्रीट, यानी थ्रू कैथेटर उसको हम ट्रीट करेंगे। अगर थ्रोम्बस है फिर थ्रोम्बेक्टोमी करेंगे, ठीक है। थ्रोम देखिए एक हमारे साथ ड्रग्स है जो कि थ्रोम्बस को डिग्रेड कर देता है, और एक थ्रोम्बेक्टोमी होती है जो कि हम थ्रोम्बस को बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर थ्रोम्बस की वजह से हमारे साथ एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया हुई हो तो हम क्या करेंगे, थ्रोम्बोक्टोमी प्लस रिवास्कुलराइजेशन। रिवास्कुलराइजेशन ये मतलब कि जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसको हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे और रिवास्कुलराइजेशन करेंगे। अगर 2B है जिसमें सेंसरी लॉस भी होगी और मोटर डिफिशिएंट भी होगी, तो ببال ترجع للبطارية شغل شغل ايش تحسب اختناق. ठीक है, अगर 2B है, 2B में क्या है, सेंसरी लॉस भी होगी और मोटर लॉस भी होगी, तो विद इन 6 आवर सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये खतरनाक होती है कंडीशन। और रिवास्कुलराइजेशन करेंगे लेकिन सर्जरी से पहले हम क्या करेंगे, हेपरिन देंगे, ठीक है।
और हेपरिन के बाद ऑलरेडी ऊपर हमने पढ़ा कि जो ही हमारे साथ एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया का केस आएगा, सबसे पहले हम हेपरिन देंगे, हेपरिन के बाद अल्ट्रासाउंड इनिशियल देंगे, और डायग्नोस्टिक या मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, एंजियोग्राफी है। और ग्रेड 3 में एम्पुटेशन करेंगे, क्योंकि उसमें नेक्रोसिस हो जाती है बिल्कुल, वो फिर काम की नहीं रहेगी लिम्फ, तो उस कंडीशन में हम इम्पोर्टेशन करेंगे। बस आपको ग्रेडिंग, ग्रेड 2A 2B और 3 याद रखनी चाहिए। 2A में हम क्या करेंगे, अगर एम्बोलिज्म है तो हम उसी के मुताबिक कोगुलेंट देंगे, अगर थ्रोम्बस है तो हम थ्रोम्बोटॉमी करेंगे, और 2B है तो हम क्या करेंगे, टू बी में हम क्या करेंगे, रिवॉस्कुलराइजेशन यानी सर्जरी करेंगे, और ग्रेड 3 में एम्पोटेशन करेंगे। रिवॉस्कुलराइजेशन किस तरह, देखिए जो सर्जरी होती है ना, ये थ्रोम्बस को रिमूव करते हैं या कैथेटर के थ्रू, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी होते हैं। एक इसको एब्लेशन भी बोलते हैं, एक होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कैथेटर डालते हैं और उससे थ्रोम्बस को रिमूव करते हैं, और एक डायरेक्टली कैथेटर डाल के आर्टरी से वो थ्रोम्बस रिमूव कर देते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरी है वो, जिन्होंने सर्जरी में काम किया उनको पता होगा, डॉक्टर शेलर है मेरे ख्याल से, उनको पता होगा किस तरह ये परफॉर्म करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया, ठीक है, विद एब्सेंट डिस्टल पल्स, डिमिनिश सेंसरी एंड अल्टर मोटर एग्जामिनेशन मैनेजमेंट, एम्बुलेक्टोमी। ठीक है, देखिए एम्बुलेक्टोमी हम क्यों कर रहे हैं, मेन जो चीज इन्होंने दिया ना, डिस्टल पल्स आपको एब्सेंट मिल रही है, यानी इतनी ब्लॉकेज हुई है, ब्लड सप्लाई को कंप्रोमाइज किया है कि वहां पे कोई ब्लड जा ही नहीं रही, क्योंकि पल्स आपको नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, हम जो एम्बुलस है, थ्रोम्बस से हम उसको रिमूव करेंगे, ठीक है, एम्बुलेक्टोमी करेंगे। और यहाँ पे ये कौन सा ग्रेड है, कोई बता सकता है? ये ग्रेड 2B है। ग्रेड 2B देखो, ग्रेड 2B में हमने क्या पढ़ा कि सेंसरी लॉस एंड मोटर डेफिशिएंट, ठीक है, सेंसरी, इस क्वेश्चन में देखे ना, सेंसरी लॉस हुई है, सेंसरी लॉस है, और अल्टर मोटर एग्जामिनेशन, तो हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ना कि रिवॉस्कुलराइजेशन यानी एम्ब्रेक्टोमी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है पेन पेरिस्थीसिया पेलर हिस्ट्री ऑफ एमआई बिफोर वीक्स, तो हम डायग्नोसिस का पूछ रहे हैं। अच्छा, मैंने उस दिन बल्कि कुछ दिन पहले जब हम स्किन कोलाइटिस पढ़ रहे थे, उस केस में भी हमने ये पढ़ा था कि जब भी इस्कीमिया का केस होगा, इस्कीमिया के केस में आपको रिस्क फैक्टर देंगे, और रिस्क फैक्टर में क्या है कि जहाँ पे वेसल में कई मसला हो, एमाइन हो, कार्डियक रिलेटेड कोई मसला हो, तो वो कंडीशन हमारे साथ मोस्ट लाइकली इस्कीमिया का होगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ एमआई बिफोर वीक्स, तो मोस्ट कॉमन काज क्या हो सकती है, एक्यूट आर्टीरियल एम्बोलिज्म, या आपको अगर यहाँ पे दूसरा बता दे तो एक्यूट लिम्फ इस्कीमिया भी हो सकती है, ठीक है, इन्हें ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हो चुकी है। An elderly man came with lateral malleolus ulcer. He is hypertensive but not diabetic. What is the first thing to do? हम पल्स चेक करें, क्यों? क्योंकि अ, हमें कैसा पता चलेगा कि ये न आर्टरी इन्वॉल्व है या वेन इफेक्टेड है। अगर आर्टरी हो तो आर्टरी में आपको पल्स नहीं मिल, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कहीं लिखा है, तो जस्ट आप एक वो याद रखिए, लोना या नोला। नोला का मतलब है कि आर्टीरियल जो, आर्टरी जब इफेक्ट होगी हमेशा लेटरल भी होगी, और आपको पल्स नहीं मिलेगी, आर्टरी में आपको पल्स नहीं मिलेगी। और अगर वेन इन्वॉल्व होती है, वेन में आपको पल्स मिलेगी, ठीक है, वेन में आपको पल्स मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन में बताए कि आर्टरी है, पेशेंट है, उसको ये अल्सर है, और साथ क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिखा है, अच्छा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हम क्या चेक करेंगे, तो हम पल्स चेक करेंगे, हम ये मालूम करेंगे कि आर्टरी या वेन इफेक्टेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एल्डरली मैन केम विद लेटरल मिलियोलस अल्सर, ही इज हाइपरटेंसिव बट नॉट डायबिटिक, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू, हम सबसे पहले पल्स चेक करेंगे, ठीक है। पल्स किससे हमने मैंने बता दिया कि वेन और आर्टरी को मालूम करेंगे।
सडन राइट लोअर लिम्ब पेन, डिमिनिश सेंसेशन प्लस अल्टर्ड मोटर, पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि हम एम्ब्लियोटोमी करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट नेक्स्ट स्टेप में ऊपर हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हम हेपरिन, ठीक है, पहले हेपरिन देंगे उसके बाद सर्जरी या जो भी हम करेंगे तो उस पे जाएंगे। व्हाट इज द बेस्ट टू कंफर्म आर्terial डिजीज? सीटी एंजियो, एंजियोग्राफी से, ठीक है। बेस्ट कंफर्म किस चीज से होगी? एनजीओ से। वो पल्स जो मालूम हम करते हैं वो सिर्फ क्लिनिकली हम देखते हैं कि ये आर्टरी इफेक्टेड है या वेन इफेक्टेड है। Patient with hypertension and diabetes came with ingoing toy. What is the most important thing to do before the surgery? हम क्या करेंगे? पल्स चेक करेंगे, ठीक है। इवन हमने फ्रैक्चर में भी पढ़ा था कि फ्रैक्चर में हम कब से करेंगे? हम डिस्टल पल्स चेक करेंगे। अगर आपको डिस्टल पल्स मिल रहा है तो हम जस्ट रिडक्शन करेंगे और केस लगाएंगे। अगर आपको डिस्टल पल्स नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि ब्लड को compromise किया है तो हम ओपन सर्जरी करेंगे। Old man with hypertension and diabetes presented with claudication. Examinations reveal right femoral intake pulse and diminished popliteal and distal pulse and left diminished pulse intervention. इंटरवेंशन देखिए इन्होंने ये दो नीचे चीजें दी, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये जो कन्वेंशनल एनजीओ लिखा है ना, कन्वेंशनल एनजीओ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का या कार्डियोलॉजिस्ट का नाम तो हर किसी ने सुना होगा कि ये थेरेप्यूटिक प्लस डायग्नोस्टिक कन्वेंशनल एनजीओ, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। और यहाँ पे क्या है कि सीटी एनजीओ हम कर सकते हैं। और ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? ओल्ड मेल विद हाइपरटेंशन डायबिटीज प्रेजेंटेड विद क्लाउडिकेशन, एग्जामिनेशन रिवील्ड राइट फीमोरल इनटेक पल्स इन डिमिनिश्ड वाइटल पल्स। ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नीचे आ जाए 50-year-old patient known case of diabetes mellitus hypertension presented with leg pain associated with hair loss, ABI more than 0.9. What is your diagnosis? ABI क्या है? ABI से मुराद एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। एंकल ब्रेकियल इंडेक्स का मतलब यह है कि हम ब्लड प्रेशर लेंगे और फिर एंकल की और ब्रेकियल की, ठीक है, तो फिर हम उसकी रेशियो निकालें तो कितनी है? 0.9 टू 1.4 इस तरह है। एक मिनट यहाँ पे, हाँ ये देखिए, वन 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 से लेके 1.4 तक नॉर्मल है, ठीक है, 1 से 1 पॉइंट तक नॉर्मल है। और 0 से 1 तक ये भी। फॉर एग्जांपल इथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आर्टरी है उसमें इथेरोस्क्लेरोसिस हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे? हाई कोलेस्ट्रॉल है तो हम कोलेस्ट्रॉल को रिस्क फैक्टर को ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर स्कोर आता है 0.5 से 0.8 में तो ये मॉडरेट आर्टीरियल डिजीज है, वास्कुलर सर्जन को रेफर करेंगे। या लेस देन 0.4 है जो कि सीवियर डिजीज है, इसमें बिल्कुल वेसल में फाइब्रोसिस बन जाती है, स्क्लेरोसिस हो जाती है, तो हम वास्कुलर सर्जन को रेफर करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में बता रहे हैं कि एबीआई स्कोर आपके साथ कितना है? 0.9। 4 ml trauma 3 to 4 minutes लिया था, अंदर से इंजेक्ट करेगा ना, स्लो स्लो इंजेक्ट कर बीबी। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में स्कोर किया है 0.9, और इधर हमने पढ़ा पढ़ा कि अगर 0.9 टू 1 हो तो ये क्या है? एक्सेप्टेबल है, नन है। लेकिन 0.9 भी एक बॉर्डर लाइन पे, ठीक है,
तो कुछ ना कुछ डिजीज चल रही है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है और डायरेक्टली इन्होंने क्रोनिक लिम्फ इस्कीमिया लिखा है, ठीक है। यानी क्रोनिक लिम्फ इस्कीमिया अब यहाँ पे अच्छा ये हाँ क्वेश्चन में बता रहे हैं कि एसोसिएटेड विद हेयर लॉस। देखिए जब हेयर लॉस क्यों हो रही है, जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाए, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो स्किन को भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी, जब ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वहां पे हेयर लॉस मिलेगी आपको, स्कीमिक जो चेंजेस होती है वो आपको मिलेगी, ठीक है। और ये जो हेयर लॉस है और ये सारी चीजें क्रोनिक लिम्फ इस्कीमिया में मिलती है आपको। अच्छा, डायबिटिक पेशेंट विद स्यूडो हाइपर इपिथेलाइजेशन इन साइटू। स्यूडो हाइपर इपिथेलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारे साथ स्किन है ना, इसके ऊपर न्यू वास्कुलेशन या न्यू वेसल्स बन जाए या प्रोलिफरेशन हो जाए स्किन लेयर की, इसको हम स्यूडो हाइपर एपिथेलियाइजेशन या स्यूडो हाइपर एपिथेलियम बोलते हैं। और ये प्री मेलिग्नेंट कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, इसका मतलब है कि इसके बाद आपको मेलिग्नेंसी मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, डिब्राइमेंट करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे और एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। लेटरल मेलियोलस अल्सर विद एब्सेंट पल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। देखिए एब्सेंट पल्स मैंने आपको बताया कि अगर आर्टरी इफेक्टेड हो इसका मतलब कि पल्स आपको नहीं मिलेगी। एब्सेंट है पल्स तो आर्टरी को देखने के लिए मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट क्या है, सीटीए, ठीक है, यानी एंजियोग्राफी। 50-70। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है डायबिटीज mellitus पेशेंट with unilateral leg erythema increase in dependent position, cold femoral pulse is present, distal pulse can be palpated, no tenderness, no swelling, no viewer operative remark। देखिए जरूरी नहीं है कि जस्ट आपको पल्स मिल रही है और आप ये आर्टीरियल डिजीज नहीं हो सकती। और भी फीचर है आर्टीरियल डिजीज की, वो ये कि आपको वहां पे क्या मिलेगी, इस क्वेश्चन में जिस तरह इन्होंने देखा है कि डिपेंडेंट पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल जहां जिस जिस पोजीशन में इंसान बैठता है, फॉर एग्जांपल बोटेक्स एरिया में, वो वहां पे आपको क्या मिलेगी, इरिथीमा मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, कोल्ड, वो जो जहाँ ब्लड सप्लाई कम हुई हो वहाँ वो एरिया आपको कोल्ड मिलेगी, ठीक है। दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में दी है, इरिथीमा और कोल्ड, ठीक है। ये दोनों फीचर हैं आर्टीरियल डिजीज की, यानी आर्टीरियल इंसफिशियंसी है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, ब्लड सप्लाई कम हुई है, तो इसलिए ये दो चीजें आपको मिल रही है। अच्छा नेक्स्ट है, पेशेंट विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन स्मोकिंग 40 cigarette per day came to ER complaining of leg pain, on examination on lower limb the pulse was intake on femoral and popliteal arteries and diminished on distal। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द बेस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप, वही क्वेश्चन है, हम पहले हेपरिन देंगे फिर उसके बाद सीटी एंजियो करेंगे। अगर ये क्वेश्चन वीनस रिलेटेड था तो हम फिर क्या करते हैं, डोपलर अल्ट्रासाउंड पे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले हेपरिन देंगे और उसके बाद सीटी एंजियो करेंगे। अच्छा, पेशेंट है डीप थाई इंजरी, व्हाट टू डू। हम प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर जहाँ पे इंजरी हुई हो डायरेक्ट प्रेशर लगाएंगे उसी जगह पे, ठीक है, इजी है। पल्स एब्डोमिन मास, ये पल्सटाइल एब्डोमिन मास, ये पल्सटाइल डॉक्टर एब्डोमिन साहब मास। कोई एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, डॉक्टर कामरान, समवन इज वेटिंग प्लीज चेक। ओके, तो मैंने ऐड किए मेरे ख्याल से, और उन्होंने मैसेज किए थे लेकिन मैंने ऐड किए। अच्छा जज़ाकल्लाह। अच्छा, अगर आपको एब्डोमिनल पल्सटाइल मास मिल रही, इसका मतलब है कि एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म है, ठीक है। और एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म को हम इनिशियली हम किससे देखते हैं, अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। ये क्वेश्चन एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म का है, ठीक है। और जो मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्यूरेट है वो हमारे साथ क्या है, सेम उसी तरह सीटी एंजियो है, ठीक है। अच्छा, नीचे पल्सटाइल वही क्वेश्चन है, एब्डोमिनल मास, आपको पल्सटाइल एब्डोमिनल मास मिल रही है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड।
60-year-old patient come with epigastric pain radiating to back. He is smoker and long-standing for diabetes mellitus and hypertension. Abdominal examination show pulsatile supra-umbilical mass. ये फिर वही क्वेश्चन है, abdominal aortic aneurysm. ठीक है. Surgery was done for diabetic septic foot, no wound healing for 2 months. What is the cause? देखिए, जो डायबिटिक फुट होता है ना, इसकी दो पैथोफिजियोलॉजी है. एक सबसे पहले ये कि वहां पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है. ठीक है. सेंस होगा पेशेंट को कि कहाँ पे जख्म लगा हुआ है, इसको फील ही नहीं होगा. ठीक है. तो उसकी वो केयर नहीं करेगा. दूसरी के ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाएगी. ब्लड सप्लाई जब कंप्रोमाइज हो, न्यूट्रिएंट्स वहां ना जा रही हो, तो हीलिंग जो वूंड है वो फर्दर किया होगा, खराब होगा. तो ये दो चीजें हैं, पुअर ब्लड सप्लाई प्लस न्यूरोपैथी. Patient admitted due to MI after 2 days of discharge developed severe pain in his leg. Diagnosis. ठीक है. MI इन्होंने रिस्क दिया है, रिस्क फैक्टर दिया है. तो इसका मतलब कि अब ऐसी कोई चीज होगी जो आर्टरी में कोई मसला होगी. आर्टरी. ठीक है. एक्यूट लेम इस्कीमिया, इस्केमिक कोलाइटिस, ये सारी चीजें आपको तब मिलेगी जब इसकी कोई रिस्क फैक्टर हो. ठीक है. MI और एट्रियल फिब्रिलेशन, ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर है. और हम क्या करेंगे, हेपरिन पहले देंगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे. क्लाउडिकेशन विद डिस्टेंस पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, ABI स्कोर देखेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे. अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट सिम्टम टू बी फाइंड इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम? कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, पेन मिलेगा. और कंपार्टमेंट सिंड्रोम की 6 P's हैं, ये नीचे इन्होंने लिखे हैं, ये देखें. P6 P से मुराद पेन, पेलर, पेरेस्थीजिया, प्रेशर स्वेलिंग और पल्सलेस पैरालिसिस. ठीक है. ये आपको सारी चीजें मिल सकती है. और कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम यही है कि जब जो अंडर फाशा जो एरिया है वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाए, स्पेशली आफ्टर क्रशिंग इंजरी या ओबीस लोगों में होते हैं या प्रेगनेंसी में हो जाती है, हाइपर डायनामिक स्टेट होता है, तो उन कंडीशन में आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम मिल सकती है, जो कि जो आर्टरी वेन्स वगैरह उस किनाल में जाती हैं तो उसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस कर रही होगी, तो इस रिजल्ट आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम मिलेगी. ठीक है. Patient with thigh hematoma, which of the following will indicate surgery? थाई में हेमाटोमा है, कौन सी चीज इंडिकेट करेगी सर्जरी की? पेन. ठीक है. क्रश इंजरी टू हिज फीट, after stabilization of the patient on examination, cold and decreased pulse in the affected foot, what is the best next step you will do? देखिए, क्रश इंजरी मैंने आपको बताया ना कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आपको तब मिलती है जब क्रशिंग इंजरी वगैरह हो. तो हम क्या करेंगे, कंपार्टमेंट डिकम्प्रेशन करेंगे. ठीक है. यानी फेशियोटोमी करेंगे. कंपार्टमेंट सिंड्रोम की डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है कि फेशियोटोमी रिलीज करेंगे जिन स्ट्रक्चर्स को वो कंप्रेस कर रहा है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है. पेशेंट केम आफ्टर लिम्फ ट्रॉमा विद सीवियर पेन एंड पैरेस्थीसिया बिटवीन हिज टोज एंड इट वाज पेन. X-ray shows fracture intra-compartmental pressure was 35. What to do? नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 8 to 0 to 8. ये देखिए, नॉर्मल 0 to 8 है. इससे अगर ज्यादा हो जाए इसका मतलब है कि प्रेशर बढ़ रही है, तो हमारे साथ कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकती है. तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल फिक्सेशन विद फेशियोटोमी. ठीक है. हम सर्जरी करेंगे, रिलीज करेंगे उन स्ट्रक्चर्स को. Patient involved in RTA stable, but there is left leg swelling and paresthesia
ये फिर वही क्वेश्चन है, नीचे आ जाए। आरटीएस टेबल वर्जेस लिफ्ट स्विंग, फिर वही क्वेश्चन है, नीचे आ जाए। फिर वही कंपार्टमेंट सिंड्रोम का क्वेश्चन है, फिशियोटोमी करेंगे। अच्छा नीचे आ जाए। विद रिवर्सिबल, सो 40। रिवर्सिबल आई मैनिफेस्टेशन फॉर 20 मिनट, टीआईए ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक जब हमारे साथ ब्लड फॉर लिटिल फॉर फ्यू मिनट्स, ब्लड जब ब्रेन को कम जाए तो पेशेंट विल बी अनकॉन्शियस और फिर दोबारा ठीक हो जाएगा, या उसके उसके उसको बोल के चक्कर आएंगे, और या नजर चली जाएगी, विजन लॉस होगी। तो ये सारी चीजें क्या है, टीआईए है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। ये 24 आवर्स के बाद भी हो सकती है। पेशेंट विल रिकवर विद इन 24 आवर। इट्स एग्जैक्टली लाइक स्ट्रोक। स्ट्रोक में परमानेंट होता है, और इसमें क्या आती है, फॉर लिटिल टाइम ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती, नहीं जाती ब्रेन को, तो आपको टीआईए मिल सकती है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। Female patient after cryotherapy for varicose 2 years ago complaining of leg and foot pain. What nerve is damaged? ठीक है, सिफेनस। सिफेनस नर्व इज अ ब्रांच ऑफ फेमोरल नर्व। ठीक है। अच्छा, तो क्रायोथेरेपी की है वेरिकोज वेन के लिए, उसके बाद अब पेन हो रही है, तो कौन सा नर्व कंप्रेस हो रही है, सिफेनस नर्व। ठीक है, ग्रेट सिफेनस नर्व। और अच्छा, क्रायोथेरेपी एसोसिएटेड विद पेरिफेरल नर्व इंजरी। ठीक है, क्रायोथेरेपी में क्या करते हैं कि वो एक स्क्लेरोजिंग एजेंट को इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और वेरिकोज वेन में दो तरह की सर्जरी की जाती है। अगर कॉस्मेटिकली एक पेशेंट उसको खत्म करना चाहते हैं तो स्क्लेरोथेरेपी से ट्रीट करते हैं। अगर उसको पेन हो रहा हो पेशेंट को, और मेडिकली आपने उसको ट्रीट करना हो, तो फिर सर्जरी करेंगे। Female 30s asking for cosmetic treatment of varicosity in her thigh। ये वही क्वेश्चन है। Asymptomatic, no other varicosity, how would you investigate? इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया कि अगर वेन को हम वेन के इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो डुप्लेक्स या डबल अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर आर्टरी की करेंगे तो सीटी एंजियो से करेंगे। Lady who have spider nevi, she wants to treat it cosmetically. They mean before treatment, what should you do? हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। ये जो स्पाइडर निवाई है ना, स्पाइडर निवाई न्यूवास्कुलराइजेशन होती है, ये स्पेशली सिरोसिस में होती है। सिरोसिस में क्यों होती है, लीवर सिरोसिस में? लीवर सिरोसिस में इसलिए होती है कि एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन न्यूवास्कुलराइजेशन कराती है। अब इन केस लीवर फंक्शन सही नहीं कर रहा, और एस्ट्रोजन की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो थ्रू लीवर होती है। ठीक है, अगर लीवर खराब है, फेल है, तो एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, एस्ट्रोजन की लेवल ज्यादा होगी, और आपको न्यूवास्कुलराइजेशन या स्पाइडर न्यूआई और पामेलिथी में सारी चीजें आपको मिल सकती है। अच्छा, ये देखा है इन्होंने, मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर आर्टीरियल अल्सर इज लेटरल। साइड कहाँ पे है, लेटरल में आपको आर्टीरियल अल्सर मिलेगी, और मीडियल पे आपको वीनस मिलेगी। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो चीजें वो है पल्स। आर्टीरियल में आपको पल्स नहीं मिलेगी, और वीनस में आपको पल्स मिलेगी। अच्छा नीचे आ जाए। फीमेल प्रेजेंट विद बाइलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग नॉन फिटिंग, नॉट नोन टू हैव एनी मेडिकल इलनेस। ठीक है, जस्ट लिम्ब स्वेलिंग है तो हम डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करेंगे, और डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड से हम बाकी मसल्स और फाशा और सबक्यूटेनियस जितनी भी स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं बिसाइड वेन, कि हम मतलब वेन को भी देखेंगे और शायद दूसरी भी चीजें देख सकते हैं, लिम्फेडिमा वगैरह को थ्रू डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड देख सकते हैं। Patient with unilateral leg non-fitting edema, skin thickening and hyperpigmentation, dermal fibrosis for 2 months, next in weakness। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड है। और ये लिम्फेडिमा का केस है। लिम्फेडिमा का यानी जब हमारे साथ लिम्फ एकमुलेट हो जाए लोअर लिम्ब में। ठीक है,
जब ड्रेनेज में कहीं मसला हो लिम्फेटिक सिस्टम का, तो लिम्फ विल एक्युमुलेट इन द लेग। और आपको एक कंडीशन है इलिफेंटियासिस बोलते हैं। इलिफेंटियासिस यानी पाँव इतने बड़े होते हैं पेशेंट की, जब लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाए कि बिल्कुल एलिफेंट की तरह नजर आएगी। और वो एक पैरासाइट है, मैं भूल गया कि कौन सी पैरासाइट की वजह से होती है। तो उसमें यही होता है कि एलिफेंटियासिस में आपको लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। और हम फिर उसमें ट्रीटमेंट किया करते हैं, पेशेंट को बताते हैं, एक तो कंप्रेस करते हैं, मतलब पट्टी वगैरह लगाते हैं, बैंडेज वगैरह। और पेशेंट को बताते हैं कि अपने पाँव को ऊपर एलिवेट करके रखिए, क्योंकि जब अगर फॉर एग्जांपल वो घूमे फिरेगा तो लिम्फेटिक ऑलरेडी नीचे बैठी हुई है लिम्फ, अगर अगर वो और मतलब घूमे फिरेगा तो फिर वो और बैठेगी। तो हम इसके लिए लिम्फेडिमा के लिए हम क्या बोलते हैं कि पेशेंट शुड हैव रेस्ट फॉर 24 आवर। सिर्फ खाने पीने के लिए उठेंगे, बाकी लेटेंगे और पाँव को एलिवेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पेशेंट विद यूनिलेटरल लेफ्ट लेग नॉन फिटिंग इडीमस। ये फिर वही क्वेश्चन है लिम्फेडिमा का, हम क्या करेंगे। ये देखिए इन्होंने लिखा है कंप्रेशन बैंडेजेस कंबाइन ऑफ फिजिकल थेरेपी टू स्टेज अप्रोच। ठीक है, फिजिकल थेरेपी, कंप्रेशन और एलिवेशन, ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, राइस हमने पढ़ा था, सेलुलाइटिस है मेरे ख्याल से, वो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, राइस से रेस्ट, कंप्रेशन, एलिवेशन। ठीक है, और आई से पता नहीं क्या बनता है, आई से इंसेट, वो तो सेलुलाइटिस में हम कह देते हैं, यहाँ पे नहीं देते। सेम क्वेश्चन बट स्वेलिंग यूनिलेटरल, आस्क अबाउट मैनेजमेंट। ठीक है, हम लिम्फेटिक मसाज भी कर सकते हैं, बैंडेजेस और फिजिकल थेरेपी और एलिवेशन। There is no cure for lymphedema. Treatment focus on reducing. Treatment क्योर नहीं है, बल्कि हम ट्रीटमेंट हम इसलिए करें ताकि वो जो स्वेलिंग हुई है उसको कम कर सके और पेन को कंट्रोल कर सके। ठीक है, और कंप्रेशन, एक्सरसाइज, मसाज, इन चीज़ों से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। फीमेल ऑन हर 50s develop unilateral leg non-fitting edema with skin discoloration and thickening। वही क्वेश्चन है, लिम्फेटिक मसाज और प्रेशर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लिम्फेडिमा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट थिंग इन हिस्ट्री टू आस्क अबाउट। ठीक है, हम क्या पूछेंगे, ट्रॉमा के बारे में, ट्यूमर, ऑपरेशन, इंफॉर्मेशन, ट्रॉमा, रेडिएशन थेरेपी, ये सारी चीजें लिम्फेटिक ड्रेनेज को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, तो हमने ट्रॉमा की जो कि मोस्ट कॉमन काज है उसके बारे में पूछना चाहिए। बायलेटरल ग्रेट सेफेनस वेन मैनेजमेंट, एब्लेशन करेंगे। एब्लेशन किस तरह करेंगे, असल में ये लेजर एब्लेशन है, या एब्लेशन यानी जो वेन ब्लॉक हुई है उसको हम ओपन रखेंगे। तो कैसे, एब्लेशन 3 किस्म की सर्जरी है। एक रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू यानी कैथेटराइजेशन करते हैं और उसी की थेटर के जरिए, रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी के जरिए एब्लेशन करते हैं। दूसरी, कोई केमिकल उसमें इंजेक्ट कर देते हैं और उसी से हम वो ओपन कर देते हैं। और तीसरी भी एक सर्जरी है, वो मैं भूल गया हूँ। तो एब्लेशन का जस्ट मतलब ये है कि वो जो ब्लॉकेज हुई है उसको हम खोल दें। लेटरल मेनियोलस अल्सर डायबिटिक इनटेक पल्स बेस्ड इनिशियल टेस्ट। ठीक है, बस इनिशियल टेस्ट क्या है, इनटेक पल्स यानी वीनस डिजीज है, तो हम क्या करेंगे, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने इनिशियल पूछा है ना, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल दोनों में मतलब हम करेंगे।
अच्छा नीचे है प्रोग्रेसिव नॉन फिटिंग इडिमा, नो डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन किया है। प्रोग्रेसिव नॉन फिटिंग इडिमा है और हाइपरटेंशन डायबिटीज नहीं है, इसका मतलब कि आर्टरी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, वीनस डुप्लेक्स करेंगे। मेल डायबिटिक हाइपरटेंशन केम विद अल्सर इन लेटरल लेफ्ट मिलियोलस फॉर 3 months, पल्स इज इनटेक्ट, पल्स इनटेक है तो वीनस डुप्लेक्स करेंगे। प्रेग्नेंट लेडी, pregnant lady in 15 week of gestation comes with marked upper and lower edema and BP is 156. What's your diagnosis? हमने गायनी में पढ़ा है, कोई बता सकता है व्हाट्स योर डायग्नोसिस? 15 वीक gestation है और बीपी है 150। Gestational hypertension. नो, कोई बता सकता है? 15 से है Gestational. तो एसेंशियल होगी, इट्स एसेंशियल, अगर 15 है तो एसेंशियल। यस एग्जैक्टली, एसेंशियल या क्रोनिक हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर 20 वीक्स के बाद प्रेजेंट होती तो फिर क्या होती, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर हाँ, अगर 20 वीक के बाद ब्लड प्रेशर के साथ आती हैं प्लस प्रोटीनूरिया मिल रही है, वो फिर क्या है, प्री इक्लेम्शिया। अगर प्री इक्लेम्शिया के साथ आपको सीजर मिल रही है तो फिर क्या है, इक्लेम्शिया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्रोनिक या एसेंशियल हाइपरटेंशन के साथ आ रहा है पेशेंट, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट एवेल्युएशन करेंगे। एक क्वेश्चन इन्होंने आंसर्स पूरी नहीं दिए कि हम क्या करेंगे, शायद अगर आपको क्वेश्चन में ये देते कि लेबेटालोल, तो फिर हम लेबेटालोल को भी सजेस्ट करते, क्योंकि मैनेजमेंट में हम लेबेटालोल ही देंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यह है लेटरल मीडियोलस अल्सर डायबिटिक रिड्यूस पल्स, ठीक है। यहाँ पे एब्सेंट पल्स नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है रिड्यूस, ठीक है, यानी हम अल्ट्रा डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड करेंगे। Diabetic patient present with a leg redness increase with dependent position on examination, diminished pulse and cold skin. What is the most likely diagnosis? ठीक है, कोल्ड स्किन आपको मिल रही है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, इरिथीमा, लेग रेड। हम ऊपर पढ़ चुके हैं ना कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज को, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में आपको एक पल्स नहीं मिलेगी, दूसरी क्या होगी, कोल्ड स्किन मिलेगी, आपको इरिथीमा मिलेगी, और ये तीनों चीजें इस केस में है, तो ये हमारे साथ है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। और हम कौन सा टेस्ट करेंगे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में, which test should we do in peripheral artery disease? कोई बता रहा है? CT angio. CT angio, yes exactly। हम क्या करेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर वेन इफेक्टेड है तो हम डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड या डोपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर आर्टरी इन्वॉल्व हो तो फिर क्या करेंगे, सीटी करेंगे, सीटी एंजियो करेंगे, ठीक है। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो फिर क्या है, कन्वेंशनल, ठीक है, थ्रू कैथेटराइजेशन हम देखते हैं आर्टीरियल डिजीज में। अच्छा, पेशेंट प्रेजेंट विद पेनफुल ऑफ कोड लाइक स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट लेग एंड शी हैज अ हिस्ट्री ऑफ वेरिकोज वेन 20 इयर्स बैक, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट। देखिए वेरिकोज वेन में अगर आपसे जस्ट इनिशियल मैनेजमेंट का पूछे तो पेन किलर ही है, ठीक है। अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट का पूछे तो फिर सर्जरी है। फिर सर्जरी में अगर आपसे पूछे कि कॉस्मेटिकली ट्रीट करना चाहता है पेशेंट, तो हम क्या करेंगे, स्क्लेरोथेरेपी। अगर मेडिकली ट्रीट मतलब पेन के साथ आ रहा है पेशेंट, मेडिकली ट्रीट करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये ग्रुप में एक बंदे ने मैसेज किया, उसी को रिप्लाई दे रहा हूँ। अच्छा, तो फिर हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाए, डायबिटिक पेशेंट, ये तो हम पढ़ चुके हैं। नीचे है वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट फॉर थेरापेटिक रीजन, थेरापेटिक रीजन क्या है, सर्जरी एंड वास्कुलर लेजर एब्लेशन या सर्जरी, ठीक है। अगर कॉस्मेटिक के लिए देखिए इन्होंने किया। अच्छा नेक्स्ट है पेशेंट विद वेरिकोज वेन
कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग एंड हेवीनेस, नो पेन, पल्स इंटैक्ट। पल्स इंटैक्ट आ गया तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड। स्पाइडर वीनस केस, व्हाट इज द मैनेजमेंट? ठीक है, स्पाइडर वीनस केस में हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक लेजर एब्लेशन यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, वो जो न्यू वास्कुलराइजेशन हुई है उसको हम उसकी हम एब्लेशन करेंगे। फीमेल प्रेजेंटेड विद वास्कुलर malformation in the leg, hemangioma may be increasing, what is the indication of removal? hemangioma का सर्जरी के लिए इंडिकेशन क्या है, जब पेन होती है। और hemangioma is just abnormal vessels जो कि मोस्ट कॉमनली बच्चों में फेस पे होती है हेमेंजियोमा। ठीक है, व्हाट इज हार्ट साइन ऑफ वास्कुलर सर्जरी? ब्रूट। ब्रूट इज अ साउंड, थ्रिल साउंड। ठीक है, और वास्कुलर सर्जरी में आपको हार्ट साइन, अब नीचे और क्वेश्चंस आएंगे, इसका टेबल भी है हार्ट साइंस का, वो फिर हम पढ़ लेंगे। लेकिन अभी ये जो इन्होंने दिए हैं कि हार्ट साइन कौन कौन सी है, एब्सेंट पल्स आपको मिलेगी, एक्सपेंडिंग हेमाटोमा होगी, ब्रूट या थ्रिल मिलेगी, और एक्टिव हेमरेज होगी। ठीक है, तो ये हमारे साथ हार्ट साइन है। अगर इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन में बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे, Distal सर्च करेंगे। ischemia also. जी Distal ischemia. हाँ Distal ischemia also. बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें से कोई भी आपको एक फीचर मिल रही हो तो हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। ठीक है, एब्सेंट पल्स, एक्सपेंडिंग हेमाटोमा, ब्रूट और थ्रिल, एक्टिव हेमरेज प्लस डिस्टल इस्कीमिया। नीचे आ जाए हार्ट साइन टू डिटेक्ट वास्कुलर सर्जरी, पल्सटाइल ब्लीडिंग। व्हाट इज पल्सटाइल ब्लीडिंग? ठीक है, जब Continuous bleeding. हाँ आर्टीरियल ब्लीडिंग। देखिए जब हार्ट बीट होता है ना, हार्ट बीट से आर्टरी में एक प्रेशर के साथ ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो हम उसको पल्सटाइल ब्लीडिंग बोलते हैं। नहीं, पल्स के साथ ब्लीड और ज्यादा होगी, हार्ट जब कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड जब फेंकेगा हार्ट, तो उस वक्त ब्लीडिंग ज्यादा होगी, इसको हम पल्सटाइल ब्लीडिंग और वास्कुलर सर्जरी हम करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि आर्टरी डैमेज हुई है। अच्छा, स्मोकर एल्डरली विद प्रिजर्व्ड femoral and popliteal pulse but diminished dorsalis pedis, तो हम क्या करेंगे, लोकलाइज थ्रोम्बोलाइसिस दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक तो स्मॉल है, अगर पोप्लाइटल अगर femoral का देते तो हम शायद फिर दूसरी चीजों पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट डोर्सल पेडिस जो कि फुट में होता है वहां पे पल्स नहीं मिल रही, वहां नीचे इन्वॉल्वमेंट हुई है। हम क्या करेंगे, थ्रोम्बोलाइसिस, यानी जो थ्रोम्बस बनी हुई है उसको हम इसके वगैरह देके डिग्रेड करेंगे। टेस्टिकुलर पे आते हैं, टेस्टिकुलर को हमने डिस्कस भी किया था, चलो पढ़ते हैं इसको भी। Infant with bilateral non-tender scrotal edema and redness extending to the groin, what's the diagnosis? देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, टोर्जन और अर्काइटिस तो नहीं है। टोर्जन में आपको क्या मिलेगा, टोर्जन में आपको मिलेगा सडन पेन। ठीक है, सडन पेन मिलेगा। Pain and twisting pain. Harder pain. Hard. I said sharp pain. हाँ, पेन मिलेगी, साथ क्या होगी, जो वर्टिकल पोजीशन होता है वो ट्रांसवर्स हो जाएगी, क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगी, और सडन ऑनसेट होगी। ठीक है, और एपिडिडोमा आर्काइटिस में क्या मिलेगी, एपिडिडोमा आर्काइटिस में आपको इन्फ्लेम या स्वेल टिस्टिस आपको मिलेगी, प्लस रेडनेस मिलेगी। और दोनों में फिर हम डिफरेंस कैसे करेंगे, टू हम टू लिफ्ट द टिस्टिस, अगर पेन रिलीफ होता है तो ये हमारे साथ क्या है, टॉर्जन है। अगर पेन रिलीफ नहीं होता तो हमारे साथ एपिडिडोमो अर्काइटिस है। इडीमा ऑफ टेस्टिकुलर अपेंडेजेस और एडियोपैथिक टेस्टिकुलर एडिमा, ये क्या चीज है? देखिए एम्ब्रियोलॉजी के लिए कुछ चीजें होती है जो रेमनेंट रह जाती है, यानी आफ्टर बर्थ, मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज वो खत्म हो जाती है, यानी खत्म होने जाती है, लेकिन बात चीजें रह जाती है, जिस तरह हमने सिस्टिक डक्ट पढ़ा था, सॉरी क्या था वो, हाइपोग्लोसल डक्ट। ठीक है,
तो हाइपोग्लोसल सिस्टम, तो हमने वो पढ़ा था। सेम इसी तरह यहाँ पे भी टिस्टिस में जब कुछ रेमनेंट्स रह जाए उसको हम अपेंडेजेस बोलते हैं, यानी टिस्टिस के ऊपर आपको कुछ नजर आएगी, ठीक है, लाइक जस्ट एक्स्ट्रा टिश्यू और टिस्टिस, ठीक है। अब अगर आपको वो मिल रही तो उसको हम इडीमा, उसको हम टेस्टिकुलर अपेंडेजेस बोलते हैं, ठीक है। अब एडियोपैथिक टेस्टिकुलर इडीमा, दोनों में फर्क किया, दोनों में फर्क ये है कि इडीमा ऑफ टेस्टिकुलर अपेंडेजेस में या टेस्टिकुलर अपेंडेजेस टोर्जन भी दे सकते हैं। दोनों में फर्क ये है कि एडियोपैथिक टेस्टिकुलर इडीमिया स्लो ऑनसेट होगी, स्वेलिंग आपको मिलेगी, इरिथीमा मिलेगी जो कि पेनलेस होगी, और टेस्टिकुलर अपेंडेजेस का जो केस होगा वो आपको सडन ऑनसेट मिलेगी। जिस तरह टेस्टिकुलर टोर्जन में हम पढ़ते हैं वही चीजें आपको यहाँ पे टेस्टिकुलर अपेंडेजेस में भी मिल सकती हैं और पेनफुल होगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के बता रहे हैं कि नॉन टेंडर स्क्रूटल इडीमा, ठीक है, टेंडर नहीं है। एपिडिडोमार्काइटिस में भी आपको पेन मिलेगी, टेस्टिकुलर तो टोर्जन तो पेनफुल ही होता है, इडीमा ऑफ टेस्टिकुलर अपेंडेजेस में भी आपको पेनफुल मिल सकती है, और इडियोपैथिक टेस्टिकुलर इडीमा इज पेनलेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, जस्ट आपको स्वेलिंग मिलेगी और इरिथीमा मिलेगी, ठीक है, और स्लो ऑनसेट होगी। पेशेंट केम विद टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट आफ्टर एन एक्सरसाइज, व्हाट विल यू डू। ये हमारे साथ क्या है, टॉर्जन का केस है। एक्सरसाइज के बाद या ड्यूरिंग स्पोर्ट्स अगर उस दौरान पेशेंट आया टेस्टिकुलर पेन के साथ, तो हमारे साथ मोस्ट कॉमन काज क्या है, टेस्टिकुलर टॉर्जन। डिक्रीज इन लेफ्ट टेस्टिकुलर साइज पोस्ट हर्निया। देखिए हमारे साथ जो टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई है, सॉरी वीनस ड्रेनेज है, जो लेफ्ट टेस्टिस है उसकी वो ड्रेन होती है लेफ्ट रीनल वेन में, फिर लेफ्ट रीनल वेन ड्रेन होती है आईपीसी में, इंफीरियर वेना केवा में, और राइट टेस्टिस का जो ड्रेनेज है वो डायरेक्टली आईबीसी में ड्रेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि डिक्रीज इन लेफ्ट टेस्टिकुलर साइज पोस्ट हर्निया रिपेयर, ठीक है। देखिए जो नॉर्मली जब हमारे साथ टिम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस अक्लूजन, टिम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस एक्चुअली वेन या जो टेस्टिकुलर वेन्स होते हैं उसको हम टिम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस बोलते हैं। जब वो अक्लूड कर लें तो टेस्टिस की जो ब्लड है वो ड्रेन नहीं होगी। जब वो ड्रेन नहीं होगी, पहली क्या होता है, सबसे पहले वहां पे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग के बाद नेक्स्ट में आपको एट्रोफी मिल सकती है। ये पता नहीं इन्होंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, इसकी दो मानी हम ले सकते हैं। अगर आपको ये बता रहे हैं कि डिक्रीज इन लेफ्ट टेस्टिकुलर साइज, इसका मतलब है कि राइट साइड की जो टेस्टिस है उसकी साइज ज्यादा हो गई है। राइट साइड की साइज क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि वहां पे जो ब्लड एक्युमुलेट हो रही है उस वजह से उसकी साइज ज्यादा हो गई है, एक मतलब। दूसरा मतलब यह है कि जब हमारे साथ इन केस लेफ्ट टेस्टिस में जो पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस है वो अक्लूड हो गई है, ब्लड ड्रेन नहीं हो पा रही। जब ब्लड ड्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, ब्लड उधर एक्युमुलेट होगा। आफ्टर फ्यू टाइम जब ब्लड सही तरह जाएगी नहीं तो सही तरह आएगी भी नहीं, और वहां पे नेक्रोसिस की और एट्रोफी की चांसेस है। तो ये भी एक हम मानी ले सकते हैं, लेकिन हमने कंफर्म नहीं लिखा है, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। पेन विद एब्सेंट क्रेमिस्टेरिक रिफ्लेक्स, कोई बता सकते हैं व्हाट इज क्रेमिस्टेरिक रिफ्लेक्स? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज क्रेमिस्टेरिक रिफ्लेक्स? हाँ, ये मीडियल साइड पे टच करें तो वो टेस्टिकुलर एरिया में श्रिंकेज होती है। देखिए हाँ, नेट ताई पे जब आप स्क्रैच करते हो या टच करते हो तो नॉर्मली क्या होता है कि टिस्टिस विल गो अप, टिस्टिस विल गो अप। इन केस टोर्जन हुई हो तो टोर्जन में आपको ये रिफ्लेक्स नेगेटिव मिलेगी, यानी अगर मिड थाई पे आप टच करोगे तो टिस्टिस विल नॉट गो अप, तो इसका मतलब है कि क्रेमिस्टेरिक रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, पेन विद एब्सेंट क्रेमिस्टेरिक रिफ्लेक्स, तो हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे विद इन 6 आवर।
5-year-old child found to have one testis in the scrotum and the other in the inguinal area. What to do? Archaeopexy. Archaeopexy नहीं है, archaeopexy है, ठीक है। यानी नीचे लाने की जो सर्जरी है उसको हम archaeopexy बोलते हैं, ठीक है। और जो टेस्टिस ऊपर होती हैं उसको हम क्रिप्टोआर्किडिज्म बोलते हैं। Patient recent abdominal surgery presented by fever and other. What is the most cause of? क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दे कि एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और एब्डोमिनल सर्जरी के बाद पेशेंट फीवर के साथ और एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन काज या मोस्ट कॉमन काज की हो सकती है हमारे साथ सबफ्रेनिक एब्सिस। जब हमारे साथ एब्डोमिनल सर्जरी होती है, यानी फ्रेनिक जो नर्व डायफ्राम है उसकी नीचे एब्सिस बन सकती है, ठीक है। तो उसको हम सबफ्रेनिक, ये इन्होंने मेरे ख्याल से क्या लिखा है, सबफ्रेनिक एब्सिस या सब डायफ्रामेटिक एब्सिस, स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीज, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। सबफ्रेनिक एब्सिस अ डिजीज accumulation of infected fluid between the diaphragm and liver and spleen। ठीक है ना, समझ आ गई ना। डायफ्राम और लीवर के दरमियान जब फ्लूइड, इन्फेक्टेड फ्लूइड आ जाए तो उसको हम सबफ्रेनिक एब्सिस बोलते हैं। और फिर साइज पे डिपेंड करता है कि अगर साइज ज्यादा है तो हम इंसिजन ड्रेनेज या परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे, अगर कम है तो जस्ट एंटीबायोटिक देंगे। Female patient complain of urinary dribbling, dyspareunia, dysuria. What is the most likely diagnosis? Urinary dribbling, ठीक है, ड्रॉप्स आती है। डिस्पायरियूनिया, पेनफुल इंटरकोर्स, ठीक है। डिसयूरिया, पेनफुल यूरिनेशन। डायग्नोसिस क्या है? यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम। यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम में डिस्पायरियूनिया क्यों हो रही है? देखिए, ये हमारे साथ इस तरह यूरेथ्रा होगा और ये डायवर्टिकुलस है, ये यूरेथ्रल डायवर्टिकुलस है, ये हमारे साथ यूरेथ्रा है और ये डायवर्टिकुलस है, ठीक है। ये यूरेथ्रा है और ये विजाइनल किनाल है, ठीक है, ये विजाइनल किनाल है, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स तो प्रेशर प्रेशर लगेगा इन, और नॉर्मली क्या होते हैं कि आफ्टर यूरिनेशन यहाँ एंडाइवर्टिकुलस में यूरिन एक्युमुलेट होगी, यहाँ पे यूरिन होगी। ड्यूरिंग इंटरकोर्स जब यहाँ पे प्रेशर लगेगी, यहाँ प्रेशर लगने की वजह से इस डाइवर्टिकुला पे भी प्रेशर लगेगा। जब यहाँ पे प्रेशर लगेगी तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स यूरेथ्रा में यहाँ से यूरिन आएगी, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं कि डिस्पैरियूनिया के साथ डिस्पैरियूनिया होगी और यूरेथ्रल में सॉरी ठीक है, डिस्यूरिया होगी और डिस्पेरियूनिया और यूरिनरी ड्रिबलिंग मिलेगी आपको यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम में। हियर बॉय, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट आ जाएगा, हम कर लेंगे उधर। Boy brought by his parent, he has nausea, severe vomiting for 20 minutes and now semi-comatose. The parents mentioned that he has same episode 2 weeks for 5 minutes without deterioration in consciousness on examination. There is right testicular mass that does not trans-eliminate with light. What is the action to do? देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें आपको बता रहे हैं। जी जी, It is torsion. टॉर्जन, यस। देखिए, अगर फीमेल का केस दें कि एक फीमेल है, उसको राइट और लेफ्ट पे सडन सीवियर पेन हो रही है और साथ नोजिया वोमिटिंग दे, तो वो केस किस चीज की होगी? ओवेरियन टॉर्जन का, ठीक है। सेम यहाँ पे भी If the beta HCG is negative and there is no pregnancy and LMP chances are there, like the last menstrual cycle is still negative, then we will think. डेफिनेटली आपको ऐसा तो नहीं कि
प्रेगनेंसी की और इस तरह कोई देंगे तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे, आपको ये सारी चीज रूल आउट करके बताएंगे। और यही क्वेश्चन मुझे आया था, इसलिए बता रहा हूँ कि फीमेल में ओवेरियन टोर्जन की जो तीन जो चीजें हैं ना, पेन होगी प्लस नोजिया वोमिटिंग होगी। मुझे सिर्फ ये सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन में यहाँ ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्या है, टेस्टिकुलर टोर्जन है, और वहां पे मुझे सारी यही चीजें दी थी, और वहां पे क्वेश्चन थी ओवेरियन टोर्जन। ठीक है, तो ओवेरियन टोर्जन में आपको, अगर आप एमटीबी को भी ओपन करके ये दो नोजिया और वोमिटिंग, ये दो होल मार के ओवेरियन टोर्जन की, क्योंकि टेस्टिकुलर टोर्जन को हम क्लिनिकली एग्जामिन करके भी पता लगा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कर। और जो ओवेरियन टोर्जन है उसकी डायग्नोसिस थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये दो चीजों के साथ, इसके अलावा तो और भी बहुत सारी चीजें, जिसमें हमारे साथ पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसमें आपको केस में देंगे कि एक पेशेंट है, उसको क्लाइमीडिया इन्फेक्शन हुआ था, और फिर आप शेंडलियर साइन पॉजिटिव है और सुप्राप्यूबिक पेन हो रही है, तो वो सारी चीजें आपको देंगे, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस। लेकिन मैं यहाँ पे टोर्जन की बात कर रहा हूँ कि टोर्जन में आपको नोजिया वोमिटिंग मस्ट देंगे। समझ आ गई ना? अच्छा, तो हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे विद इन 6 आवर्स। टेस्टिकुलर पेन, एब्सेंट क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, चलो नीचे आ जाए। अपेंडिसाइटिस में फीमेल ओबीस विद टिपिकल अपेंडिसाइटिस। देखिए, अपेंडिसाइटिस तो सबको पता है, बस इसमें जो बातें हैं मैं वो बताता हूँ कि अपेंडिसाइटिस में हमने किया और कब कौन सी चीज करनी है। अगर फीमेल है, प्रेग्नेंट है, तो हम साउंड करेंगे। अगर बच्चा है तो हम ये करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। अगर एडल्ट है, मेल है, तो हम सीटी करेंगे। इवन अगर फीमेल है, नॉन प्रेग्नेंट है, तो हम सीटी करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि फीमेल विद टिपिकल अपेंडिसाइटिस, व्हाट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट एब्डोमिनल सीटी। ठीक है, और ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का पूछ रहे हैं, इसलिए एब्डोमिनल सीटी उन्होंने मार्क किया है। नीचे है पोस्ट अपेंडिक्टोमी, फीमेल केम विद लोअर एब्डोमेन, माइल्ड टेंडरनेस, नॉर्मल सर्जरी हो। अगर उसमें आपको फ्लूइड या जो एब्सिस बने हो उसकी साइज ज्यादा है, तो हम इंसिजन ड्रेनेज या परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे। अगर लेस हो, जस्ट एंटीबायोटिक देंगे। यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो 4 सेंटीमीटर है। अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा, हम परक्यूटेनियस चले। This is the pathophysiology of appendicitis। लेकिन यह केस कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे शायद ये पूछ रहे हैं कि अपेंडिसाइटिस में कौन सा शॉक आपको मिल सकती है। हमारे साथ हाइपोवोलेमिया के, जिसमें हाइपोवोलेमिया शॉक में हमारे साथ पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, और शॉक को हमने डिस्कस किया है कि किस तरह और कौन सी कंडीशन में किया होती है। अच्छा, नेक्स्ट पेशेंट ओबीस केम कंप्लेनिंग ऑफ राइट हिप एंड टेंडरनेस। ठीक है, तो हम सीटी एब्डोमिन करेंगे। यंग यूनिलेटरल टेस्टिकुलर स्वेलिंग सिंस 1 day on exploration, viable but cold edematous। ठीक है, अपेंडिकुलर टोर्जन। ये जो अपेंडिकुलर टोर्जन है, जो अपेंडिक्स है, मैंने आपको बताया अपेंडेजेस है। अपेंडेज जो रेमनेंट्स है, एम्ब्रियोलॉजिकल रेमनेंट्स है, अगर उसकी टोर्जन होती है ना, उसमें आपको एक साइन मिलती है जिसको हम ब्लू डॉट साइन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है ब्लू डॉट साइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अन एक्सप्लोरेशन वाइबल बट कोड इडमेटस का मतलब ये आपको बिल्कुल कोड की तरह नजर आएगी। Post appendectomy day 4 presented with abdominal pain and fluctuant discharge. Most appropriate step is
साइज को देखेंगे, अगर साइज ज्यादा है तो इंसिजन एंड ड्रेनेज प्लस एंटीबायोटिक, अगर साइज कम है जस्ट एंटीबायोटिक। फ्लक्चुएंट डिस्चार्ज का मतलब एब्सिस, ठीक है। केस सिनारियो अपेंडिसाइटिस बट नॉट रप्चर बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, सीटी एब्डोमेन करेंगे। ये आ गया देखिए नीचे, अगर चाइल्ड हो या फीमेल प्रेग्नेंट हो तो अल्ट्रासाउंड करेंगे, अगर एडल्ट हो सीटी करेंगे। 8 year old with right lower quadrant pain and rebound tenderness, पीड्स आ गया और appendicitis के अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करेंगे। नीचे क्या है, पोस्ट अपेंडिक्टोमी केम विद माइल्ड पेन एंड कलेक्शन जस्ट 2/2, तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा, पोस्ट अपेंडिक्टोमी 0.5 सेंटीमीटर कार्सिनोइड फाउंड ऑन द टिप ऑफ द अपेंडिक्स। देखिए कार्सिनोइड ट्यूमर जो है ना, कार्सिनोइड ट्यूमर, कोई बता सकते हैं कि कार्सिनोइड ट्यूमर और कार्सिनोइड क्या है, या कोई ये बता दे कि व्हाट इज कार्सिनोइड सिंड्रोम, या कोई बता दे कि कार्सिनोइड ट्यूमर क्या है। देखिए कार्सिनोइड ट्यूमर जो है ना, ये सेरोटोनिन रिलीजिंग ट्यूमर है, ठीक है। ये हमारे साथ दो जगहों पे कॉमनली मिल सकती है, एक जीआईटी में या लंग्स में, ठीक है। मोस्ट कॉमन ये जीआईटी में ही मिलती है कार्सिनोइड ट्यूमर। जस्ट अगर ट्यूमर है, एसिम्प्टोमेटिक है, वो ट्यूमर होता है। जब सिम्टम्स शो हो जाए, सिम्टम्स कौन सी हैं हमारे साथ कार्सिनोइड में, डायरिया, वीजिंग, फ्लशिंग, दीज आर द फीचर्स ऑफ कार्सिनोइड सिंड्रोम। जब ये सिम्टम्स शो हो जाए तो हमारे साथ कार्सिनोइड सिंड्रोम है। और ये सिम्टम्स तब शो होते हैं जब हमारे साथ लीवर बाईपास करे सेरोटोनिन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कार्सिनोइड ट्यूमर सेरोटोनिन रिलीज कर रहा है, ठीक है, को प्रोड्यूस कर रहा है। जब सेरोटोनिन प्रोड्यूस होगा, सेरोटोनिन की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो होती है थ्रू लीवर, ठीक है, वो थ्रू लीवर होती है। अगर सेरोटोनिन की लेवल इतनी ज्यादा हो जाए कि लीवर की बजाय फॉर एग्जांपल लंग में कार्सिनोइड ट्यूमर है, वहां पे ही उसकी वो मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाए, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, बाईपास लीवर मेटाबॉलिज्म, बाईपास लीवर मेटाबॉलिज्म। और जब सिंपली बस आप ये याद रखिए कि जब हमारे साथ सिम्टम्स शो हो जाए तो उसको हम कार्सिनोइड सिंड्रोम बोलते हैं। और हम टेस्ट कौन सा करेंगे, 5 हाइड्रोक्सी कुछ बनता है से 5-HIAA, 5-HIAA, तो ये हम देखेंगे। साथ साथ हेमिकोलिक्टोमी भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या है, ट्यूमर है। और अगर ये मेटास्टेसिस हो जाए इसकी, तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सीटी चेस्ट एब्डोमेन एमआरआई टू सी द एक्सटेंट द डिजीज। ठीक है ना। अगर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर हो जस्ट अपेंडिक्टोमी करेंगे। अगर साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर हो या बेस पे हो, अगर साइज लेस भी हो और अपेंडिक्स की बेस पे हो, यानी बेस कहाँ से कनेक्ट होती है, गट से कनेक्ट होती है, तो हम राइट हेमिकोलेक्टोमी भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर अपेंडिक्टोमी डॉक्टर फाउंड आउट कार्सिनोइड मास ऑन द टेल ऑफ अपेंडिक्स। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे। क्यों? टू सी द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है, सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन एंड चेस्ट। मोस्ट सर्जिकल नहीं, मोस्ट कॉमन इमरजेंसी इन पीडियाट्रिक्स क्या है, अपेंडिसाइटिस है।
ओल्ड एज, कोई बता सकते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीवर इन चिल्ड्रन? ये भी एक एमसीक्यू है, हमने पीडियाट्रिक्स में पढ़ा पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन काज क्या है फीवर की बच्चों में? यूटीआई है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन सर्जिकल इमरजेंसी अपेंडिसाइटिस है। ओल्ड एज केम विद सिम्टम्स इफ अपेंडिकुलर मास एंड ट्रीटेड, व्हाट विल यू डू? देखिए, अपेंडिक्स के साथ अगर आपको मास मिल रही है और ओल्ड एज में, तो हम क्या करेंगे? ये कोलोनोस्कोपी नहीं है, कोलोनोस्कोपी इज टू विजुअलाइज द विजाइना, ये कोलोनोस्कोपी है। कोलोनोस्कोपी हम कोलोन की करते हैं, ठीक है। अगर अपेंडिकुलर मास आपको मिल रहा है ओल्ड एज में, तो हम क्या करेंगे? कोलोनोस्कोपी वैसे भी आफ्टर 50 हमने एनुअली करनी है, अप टू 74 ईयर्स, ठीक है। चलिए किया जाए आफ्टर इनिशियल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिकुलर मास। देखिए, अपेंडिक्टोमी करते वक्त अगर आपको एब्सिस या इन्फेक्शन मिलती है अराउंड अपेंडिक्स, तो हम नहीं करते, अपेंडिक्टोमी नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स की एडहेशन हो जाती है नियर बाय स्ट्रक्चर्स के साथ। इवन मैंने खुद ये केस देखा था सर्जरी में, हमारी एक सर्जन थी, तो उसने जब अब्डोमेन को खोला तो अपेंडिक्स बिल्कुल चिपका हुआ था दूसरी ऑर्गन्स के साथ, तो उसने छोड़ की दोबारा सूचर्स करके बंद कर दिया। क्योंकि जब तक इन्फ्लेमेशन कम नहीं होती, जब तक दूसरी स्ट्रक्चर से ये अलहदा नहीं होता, तब तक हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करेंगे? इनिशियल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। जब वो एब्सिस या जो इन्फेक्शन है या जो इन्फ्लेमेशन है वो रिजोल्व हो जाए, फिर आफ्टर 12 वीक्स हम अपेंडिक्टोमी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर आपको इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन मिल रही है तो हम फिर क्या करेंगे? लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी आफ्टर 12 वीक्स। अपेंडिकुलर एब्सिस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इन 33-year-old, हाउ टू मैनेज? बहुत ज्यादा साइज है, हम क्या करेंगे? ड्रेनेज करेंगे, या सर्जिकल ड्रेनेज या परक्यूटिनियस ऑप्शन में हमने चुने गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग, ये क्या है? अपेंडिक्टोमी सर्जरी अपेंडिक्स नॉट फाइंड। अब आप सर्जरी सर्जरी के लिए आपने, अपेंडिक्टोमी के लिए आपने डोमेन को ओपन किया, लेकिन आपको अपेंडिक्स नहीं मिल रहा, तो फॉलो टीन या कुलाई, जो कुलान की जो है ना कुलाई, उसको हम फॉलो करेंगे। मतलब उसको एंड से पकड़ के और जाते जाते एंड में हमें रिट्रोसिकल हमें अपेंडिक्स मिल जाएगी। पेशेंट फिब्राइल एब्डोमिनल पेन रिबाउंड टेंडरनेस, ये अपेंडिक्टोमी है। नीचे पे वही अपेंडिक्टोमी का केस है, और सीटी पे 2/2 कलेक्शन फ्लूइड मिल रही है, तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। अगर लेस फ्लूइड या लेस पस या एब्सिस या जो भी आपको दे मिल रही है, तो हम जस्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। अगर ज्यादा मिल रही है तो इंसिजन, ड्रेनेज प्लस एंटीबायोटिक। नेक्स्ट ये है, आफ्टर ओपन अपेंडिक्स सीरोमा कलेक्शन एंड लीक फ्रॉम गैप ऑफ सुचर, नो इन्फ्लेमेशन। सीरोमा कलेक्शन इज एक्चुअली फ्लूइड कमिंग फ्रॉम द वुंड साइड, ठीक है। अगर 30 ml तक ये फ्लूइड आती है तो इट्स ओके, जस्ट हम इंस्पेक्शन करेंगे और ड्रेसिंग करेंगे। अगर ज्यादा हो तो फिर हम इवैक्यूएशन वगैरह कर सकते हैं। पोस्ट अपेंडिक्टोमी केस 1 week, not complain, but upon examination there was seroma with engaping wound, what will you do? फिर वही क्वेश्चन है, काम इंस्पेक्शन करेंगे और ड्रेसिंग करेंगे। अपेंडिकुलर मास मैनेजमेंट ऊपर जो हमने डिस्कस किया, असल में जो अपेंडिकुलर मास होता है ना, इसकी इर्द गिर्द ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इर्द गिर्द स्ट्रक्चर्स के साथ फंस जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में लेप्रोस्कोपिक अपेंडिक्टोमी आफ्टर 12 वीक्स, ठीक है। नीचे आ जाए, परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस पोस्ट लेप्रोटोमी प्रेजेंटेड विद फीवर, एब्डोमिनल पेन, सीटी डन शोर। आप सर्जरी करते वक्त फॉर एग्जांपल सर्जन से गाज रह जाए या सीजर रह जाए इनसाइड द एब्डोमिन, और कुछ टाइम बाद पेशेंट एंटर एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट हो जाए, और हम क्या करेंगे? पेशेंट को सच बताएंगे, उससे माफी मांगेंगे और सच बताएंगे। अपोलोजाइज टू द पेशेंट एंड टेल हर व्हाट हैपेंड, जो कुछ हुआ था आप उसे बताएंगे,
यंग मेल विद राइट लोअर एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, ये फिर वही अपेंडिक्टोमी का केस है, अपेंडिसाइटिस का अपेंडिक्टोमी करेंगे। केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस फीकुलिट एंड एब्सिस सीन ऑन सीटी स्कैन, मैंने ऑलरेडी बताया कि फीकुलिट क्या होती हैं और सीटी पे आपको एब्सिस मिल रही है, तो मैनेजमेंट क्या करेंगे? यहाँ तक काफी है कि नहीं? कल से इंशाल्लाह फिर प्रोस्टेट को, ये काफी है। ठीक है, कल से इंशाल्लाह प्रोस्टेट ठीक को है। शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है जी, ओके, ठीक है बढ़िया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।